हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ यूपी PCS। साथियों, मैं दिव्यांशु आप सभी का इस शानदार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी लोग एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो ये है कि आप जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होते हैं दो इंपॉर्टेंट पहलू। सबसे पहला आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और दूसरा सिलेबस। मैंने अक्सर देखा है कई सारे बच्चों से जब पूछा जाता है कि बेटा आपका सिलेबस क्या है, आप कंप्लीट मुझे सिलेबस बताइए, प्री और मेंस का सिलेबस क्या है, तो स्टूडेंट्स आंसर करते हैं सर सिलेबस थोड़ा बहुत हमें नहीं पता। कुछ चीजें पता है, कुछ चीजें नहीं पता, किसी को सब्जेक्ट पता है, किसी को पूरा सिलेबस नहीं पता होता। और कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि बिना सिलेबस जाने, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखे वो क्या कर देते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज सबसे पहले जो भी हमारे एस्पिरेंट्स उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आज के सेशन के माध्यम से अपने सिलेबस को गो थ्रू करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि सिलेबस को हर बच्चे की टेबल पर एवरी सिंगल एस्पिरेंट, जो भी प्रतिभागी हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो सभी के पास आप जिस मेज पर बैठकर पढ़ते हैं उस मेज पर दो चीजें आपकी जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले आपका सिलेबस और दूसरा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लगभग आपके लास्ट 10 ईयर्स के। उसके बाद आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में थोड़ा हम सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस किस तरीके से है और आप किस तरीके से अपनी बेस्ट अप्रोच को ध्यान में रखकर, अपने इस सिलेबस को ध्यान में रखकर बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्ट्रेटजी की बात हम बाद में करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मैं ये आपको बताने आया हूं कि किस तरीके से आपको अपने सिलेबस को ध्यान रखना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस किस तरीके से डील होंगे, उसको आप यहां पे सेशन के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग तैयार है, एक बार बता दीजिएगा सो दैट वी कुड स्टार्ट दिस सेशन को स्टार्ट किया जा सके। साथियों, एग्जामिनेशन में सबसे पहली कड़ी जो होती है वो होती है आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और दूसरी कड़ी होती है सिलेबस। और इस क्लास की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की कवरेज बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगी। जो भी बच्चे चाहते हैं तो यहां से आप सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का जो पेपर होता है वो 3 लेवल पर होता है। पहला लेवल दोस्तों आप लोगों का, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, पहला लेवल आपका होता है प्री एग्जाम, दूसरे लेवल पर आपके होते हैं दोस्तों मेंस एग्जाम और तीसरे लेवल पर आपका होता है इंटरव्यू। अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं तो आपके पास एक GS पेपर 1 आपको देखने को मिलेगा और एक CSAT का पेपर आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो प्रीलिम्स में आपके पास 2 पेपर हैं, जनरल स्टडीज और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, आपको पता होगा कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको मिनिमम 33% स्कोर करना अनिवार्य है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों के इस सेकंड पेपर में कितने हैं, 33% स्कोर आपको करना अनिवार्य है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पेपर 1 की या GS पेपर 1 की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप इसमें 100 मार्क्स या इसकी कट ऑफ में 140 मार्क्स तक ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सबसे पहले CSAT पेपर को क्वालिफाई करना होगा। ठीक, वहीं पर अगर हम मेंस में आएंगे दोस्तों तो मेंस में देखते हैं कि GS केस में आप लोगों के 6 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों का, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहां पर आपकी हिंदी और आपके ऐसे इन दोनों की समझ भी आप लोगों को अच्छे तरीके से हो, आयोग ये आपसे चाहता है। तो आज के सेशन में आप लोगों को मैं एक एक करके पहले प्री फिर मेंस के सिलेबस से रूबरू करवाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को गो थ्रू करें और दिमाग में बिठाकर काम करने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों पेपर 1 की, जिसमें आपका 200 मार्क्स का पेपर आपका होता है और ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की होती है। इसका सिलेबस क्या है, तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमें यहां पर देखने को मिलते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलती है। याद रखें, जो हमारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें देखने को मिलेंगी। बात क्लियर। दूसरा यहां पर सेशन आप देखेंगे, दूसरा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, यहां पर यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर खास फोकस किया गया। भारत का इतिहास लिख दिया
तो इसमें आप लोगों का एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों तरीके की बात की गई है और स्पेशल एम्फेसाइज करके जो हमारे इंटरनेशनल मूवमेंट है उस पर फोकस किया गया है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो तीसरा ज्योग्राफी, जिसमें हम इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख रहे हैं और इसमें हम भारत के अगर हम और विश्व के भूगोल की बात करते हैं तो फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड आपसे यहां पर पूछी जा रही है। ठीक है, कि भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल की परिदृश्य को आपको यहां पर समझना है। इसके बाद अगर हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति और गवर्नेंस की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है, हमारे देश में पंचायती राज की व्यवस्था कैसी है, इसके अलावा पब्लिक पॉलिसीज और राइट इश्यूज के कुछ टॉपिक्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, सिलेबस को आपको बहुत बेस्ट तरीके से गो थ्रू करना है, याद रखें। वहीं पर साथियों अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक्स की अगर हम मेजरली बात करें तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काफी फोकस किया गया, पॉवर्टी इंक्लूजन पर फोकस किया गया है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा आपको देखने को मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये आपके प्रीलिम्स का सिलेबस जैसा आपके नोटिफिकेशन में है वैसे ही आपको लिया गया है। वहीं पर साथियों कुछ जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की बात यहां पर की गई है, जिसमें हम यहां पर जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जनरल साइंस। एक बात आयोग ने अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर साफ साफ बोली गई है कि इसमें आप लोगों को विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, आपको सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन नहीं करना, आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज इन सब चीजों की होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में यहां पर आयोग ये बात बोल रहा है। साथियों इसी के साथ साथ अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करूं कि इस सिलेबस में ये जो टॉपिक्स आपके साथ हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, इसमें क्या क्या चीजें और आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो साथियों, पहले जब हम पोर्शन की बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, तो इसमें साफ साफ बोला है कि अभ्यर्थियों को बेसिक जानकारी देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, वहीं पर हिस्ट्री में साफ साफ बोला गया है कि जो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा टॉपिक अभी हमने देखा, इसके अंतर्गत यहां पर साफ साफ बोला गया है कि भारतीय इतिहास के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष हैं उनकी व्यापक जानकारी पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि इंडियन हिस्ट्री के एक तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को आपको समझना अनिवार्य है। अगला आयोग ये कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो हमारे इंटरनेशनल मूवमेंट्स हैं, उन पर जो स्वतंत्रता आंदोलनों की प्रकृति रही है उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, राष्ट्रवाद का अभ्युदय कैसे हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में आपको सामान्य जानकारी की बात यहां पर की गई है। आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत स्पेशलाइजेशन वाली नॉलेज हो, ऐसा नहीं है, आपको सामान्य जानकारी सिर्फ होनी चाहिए आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट की, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फ्रीडम मूवमेंट्स की क्या कैरेक्टर थे, उनका नेचर क्या था, उसके बारे में पता हो, है ना, कैसे हमारे देश में नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, ठीक है, हमने इंडिपेंडेंस को कैसे अटेनमेंट हमारी हुई, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करी, उस सब की बेसिक जानकारी आपको यहां पर पूछने की कवायद कर रहा है। कौन? साथियों हमारा आयोग। ठीक, इसके बाद हम ज्योग्राफी को अगर देखते हैं तो इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि हम फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की बात यहां पर कर रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की यहां पर जब देखो, यहां पर साफ साफ बात है कि इन वर्ल्ड ज्योग्राफी ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विल बी एक्सपेक्टेड। आपसे यह पूछने की कवायद की जा रही है कि आपको बेसिक नॉलेज वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जनरल अंडरस्टैंडिंग आपके पास अवेलेबल हो, और जो आपके क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के, वो आपके फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेट करते हुए आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम पॉलिटी, गवर्नेंस की बात करते हैं तो साफ साफ यहां पर बोला गया है कि इंडियन पॉलिटी में यहां पर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक और कल्चर की अगर हम बात करें तो वैसे क्वेश्चंस आपसे यहां पर कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें पंचायती राज हो गया, कि सामुदायिक विकास कैसे हुए, इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया और इंडियन कल्चर में कैसी रही, उसकी कवायद यहां पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अक्सर पेपर में देखा गया है कि एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के पॉलिटी से ही पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछता है, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम से कई सारे प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। वहीं पर साथियों अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इसमें यहां पर साफ साफ ये बोला गया है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है,
कैंडिडेट को यहां पर टेस्ट जो करने की बात की गई है वो ये बात की गई है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या रिलेशनशिप्स हैं पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट के बीच में, शहरीकरण के बीच में। बात समझ में आई। इसी तरीके से जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जनरल इश्यूज क्या है, बायोडायवर्सिटीज और क्लाइमेट चेंज की बात कैसे की गई है, उसमें बहुत सारी चीजें, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे चल रहे हैं, कौन कौन सी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं, क्या क्या कौन कौन सी आज की डेट में, इसको करंट से जोड़ने की कोशिश करो कि कौन कौन सी ऐसी सबमिट है जो क्लाइमेट चेंज पर बात कर रही है। बात समझ में आ रही है। तो आपको यहां पर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशंस की बात यहां पर आयोग नहीं कर रहा, कह रहा है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैंडिडेट को जनरल नॉलेज यहां पर सामान्य ज्ञान बिल्कुल देखने को मिले। ठीक, जनरल साइंस के सिलेबस में एग्जामिनर ये कहता है कि जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं वो दैनिक अनुभवों के आधार पर हम पूछने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आपके डेली के ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आप नॉर्मली देखते हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, भाई कोविड आया तो किस कारण से आया, है ना, मैगी में क्या पाया गया, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। कोई बीमारी है तो उसका कारण क्या, उसका इलाज क्या है, कौन सी वैक्सीन बनी है, ठीक है। तो ये पूछने की बात कह रहा है कि भैया जैसे एक बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन होता है, उसको चीजें पता होती हैं, वैसे हम चाहते हैं याद रखें। हम ये नहीं चाहते कि आपको वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन की आवश्यकता हो। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका पूरा प्री का सिलेबस हमारा आयोग आपसे पूछ रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि आयोग की कल्पना यह है कि हम आपकी नॉलेज को मेंस में चेक करेंगे, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें पीएचडी करें। आप अपने सिलेबस पर अडिग रहें, श्योरली यू विल गेट सक्सेस इन योर प्री एग्जामिनेशंस। वहीं पर साथियों अगर मैं सीसैट की बात करता हूं तो सीसैट में आने से पहले वहां पर आपको लाइन लिखी हुई है कि आपको जनरल अवेयरनेस यहां पर आपकी होनी चाहिए, याद रखें। और खासकर किस सब्जेक्ट के रेफरेंस को ध्यान में रखा गया है, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल का भी याद रखें आप लोगों को। जनरल अवेयरनेस आपको सब्जेक्ट्स की उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी कैसी है, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है ना, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की प्रोसेसेस हो रही हैं, हिस्टोरिकल वर्जन क्या रहा, इन सबको आपको यहां पर देखने की आवश्यकता है। तो इतना आपका दोस्तों हो गया सिलेबस। ठीक, हम बात करते हैं सीसैट की। तो सीसैट में भी 2 घंटे का पेपर है। इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, एनालिटिकल एबिलिटी आपसे यहां पर जज करवाई जा रही है ना। डिसीजन मेकिंग किस तरीके से आप करेंगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, उसके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सबको पता है। जनरल मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है क्लास 10th लेवल की, इसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। जनरल इंग्लिश आपकी क्लास 10 लेवल तक की है और जनरल हिंदी भी आपकी क्लास 10 लेवल तक की आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें सिलेबस क्या क्या है क्लास 10th की अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना, वहां पर मैं आपको इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं, ये सब आपका सिलेबस है। नंबर सिस्टम्स हैं बेसिक, जैसे अलजेब्रा में एलसीएम, एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं, सब आपसे यहां पर बेसिक चीजें क्लास 10 तक की आपसे पूछी जाएंगी। इंग्लिश में जैसे कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बेसिक क्वेश्चन यहां से आपके अराइव होते हुए आप लोगों को दिखेंगे। हिंदी में क्लास 10 तक में जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, तत्सम तद्भव शब्द हैं, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द है ना, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली शुद्धियां, ये सब आपसे यहां पे प्रश्न आयोग पूछने की कवायद कर रहा है। और ये सिर्फ आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका प्री का सिलेबस होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, दैट इज मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस एग्जामिनेशन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जीएस के सबसे पहले तो 6 पेपर होते हैं, उसके अलावा हिंदी का 150 नंबर का और निबंध का 150 नंबर का। सारे पेपर कन्वेंशनल पेपर्स होते हैं, लिखना पड़ेगा आप लोगों को, याद रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, पहले ये 2 पेपर आपके ऑप्शनल हुआ करते थे, अब ये दोनों पेपर आप लोगों के सभी के लिए कॉमन है। 2023 से यूपी स्पेशल आप लोगों का यहां पर वर्जन ऐड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विशेष यहां पे आपसे चीजें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूछी जाएंगी। ठीक है, टोटल आपका 1500 नंबर का मेंस का एग्जामिनेशन है। तो क्या क्या सिलेबस है एक बार देखते हैं। जीएस के 4 पेपर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जीएस के 4 पेपर में पूछा क्या क्या जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं जीएस पेपर 1 में, तो जीएस पेपर 1 में जो मेजर सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, एक तो हिस्ट्री,
दूसरा आपसे सोसाइटी, तीसरा आपसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हिस्ट्री में भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आर्ट और कल्चर पर फोकस किया गया, कला और साहित्य पर। दूसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर फोकस किया गया है जीएस पेपर 1 में, और वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी इंफेसाइज किया गया है। याद रखें, अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो हिस्ट्री में जो मेजर वर्जन आपको देखने को मिलेंगे उसमें आर्ट कल्चर भी शामिल है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार मैं आपको गो थ्रू करवाता हूं पूरा सिलेबस, अगर आप ध्यान से देखें। जनरल स्टडीज 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर की बात की गई है, आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर की बात यहां पर की गई है। दूसरा यहां पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात की गई है फ्रॉम 1757 से 1947 तक। तीसरा यहां पर फ्रीडम स्ट्रगल्स की बात की गई है, उसके वेरियस स्टेजेस की बात की गई है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंसोलिडेशन हुआ है उसकी बात यहां पर की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कैसे एकीकरण होता है, किस तरीके से देश में पुनर्गठन हुए, उन सब की चर्चा इसमें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपसे पूछी गई है, जिसमें 18th सेंचुरी से लेकर मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी तक का आपका सिलेबस है, जिसमें खासकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, ये सब आपके चर्चा का हिस्सा आपको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इसमें सब कुछ बता रखा है, क्या क्या चीजें हैं भाई, इसमें सब कुछ बता रखा है। सोशलिज्म है, नाजिज्म है ना, किस तरीके से काम होगा भाई। आपने समाजवाद के बारे में पढ़ा है, नाजीवाद के बारे में पढ़ा है, पूंजीवाद के बारे में पढ़ा है, इन सब पर ये चीजें आपको यहां पर समझनी पड़ेंगी। वहीं पर साथियों हिस्ट्री के अलावा जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी और कल्चर के साइलेंट फीचर्स क्या हैं, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटीज, महिलाओं का क्या भूमिकाएं आप देखते हैं, महिला संगठनों की भूमिकाएं क्या क्या हैं, पॉपुलेशन और एसोसिएटेड क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि सोशल, जब यहां पर सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सोशल इश्यूज की बात यहां पर की जाएगी, सामाजिक मुद्दों की बात की जाएगी, पॉवर्टी और डेवलपमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं, शहरीकरण की क्या समस्या है, उनकी रेमेडीज क्या है, उसके बारे में आपसे डिस्कशन किया गया है। वहीं पर साथियों यहां पर आप लोगों से एलपीजी के बारे में पूछा गया। हालांकि इस टॉपिक को अगर आप चाहें तो इकोनॉमी में भी देख सकते हैं, इकोनॉमी में भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर जो नेचर पूछा गया है वो सोसाइटी के रेस्पेक्ट में पूछा गया है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय रहा और उसका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था पर, राज्य व्यवस्था पर और समाज की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स में रखता तो सिर्फ मैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता, लेकिन यहां पर मेरे को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे टॉपिक की क्लियरिटी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक सशक्तिकरण की, सोशल एम्पावरमेंट कैसे किए गए, राइट। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की बात करेंगे, रीजनलिज्म की बात करेंगे, क्षेत्रवाद की क्या समस्याएं हैं, सेकुलरिज्म की साथ समस्याएं, इन सब की चर्चा यहां पर इस सेक्शन में की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जीएस पेपर 1 में अगर हम देखेंगे तो यहां पर विश्व के ज्योग्राफिकल वर्जन आप यहां पर देखेंगे, जिसमें विश्व के प्रमुख प्राकृतिक जो संसाधन है उनका किस तरीके से वितरण किया गया है, जिसमें जल है, वाटर है, सॉइल्स है, फॉरेस्ट की बात यहां पर करेंगे, ठीक है। और इसमें साफ साफ यहां पर लिखा गया है इन रेफरेंस टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। ये पूरा आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इसमें और है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि भाई ये जो फैक्ट्री, जो कौन कौन से वो कारक हैं जो उत्तरदायी हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन, यहां आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपसे कुछ फिजिकल ज्योग्राफी पूछ रहा है, इसमें अर्थक्वेक है, भाई कैसे अर्थक्वेक के बारे में चर्चा की गई है, जैसे भूकंप के बारे में आपको बताना है, वोल्केनिक एक्टिविटीज से क्या क्या समस्याएं हैं, ओशियनिक करंट, विंड्स, ग्लेशियर, ये सब आपसे यहां पर आपका हिस्सा बनेंगे। वहीं पर साथियों भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी जो पोटेंशियल है उसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा सिलेबस में की जा रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। वहीं पर साथियों अगर हम अगले टॉपिक्स पर बढ़ते हैं जीएस पेपर 1 में, तो इसमें ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड क्या है, विद फोकस ऑन इंडिया पे एम्फसाइज करते हुए चीजें पढ़नी है। हमारे फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में कौन सी हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन और सेटलमेंट्स, ठीक है, किस तरीके से जनसंख्या अधिवास की बात करेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या पैटर्न्स हैं, अर्बनाइजेशन क्या है, स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट विलेज के क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इतना सब मिला के आपका जो सिलेबस बनता है वो किसका बनता है, तो याद रखें इतना सब मिला के आपका सिलेबस बनता है जीएस पेपर 1 का, ठीक है, बात समझ रहे हैं। दूसरा मेजर सब्जेक्ट आपका है जीएस पेपर 2।
जीएस पेपर 2 में अगर हम देखेंगे तो आपके मेजरली एक तो आपका उसमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाता है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो है आप लोगों का गवर्नेंस, शासन आपसे पूछा जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस, और यहां पर सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जीएस पेपर 2 आपका इन सब चीजों से डील करता है। हमें लगता है कि जीएस पेपर 2 का मतलब है सिर्फ पॉलिटी, नहीं। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपको गवर्नेंस भी देखना है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखने हैं, सोशल जस्टिस की बात भी करनी है। आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसमें पहलू आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ही जनरल स्टडीज 2 में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, पूरा कैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स रहे हैं, किस तरीके से एवोल्यूशंस हुआ हमारे संविधान का, क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से मेजर अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि यहां पर हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, कि राज्यों के केंद्र के क्या उत्तरदायित्व हैं, है ना, कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से चैलेंजेस यहां पर आपको फेडरल स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहे हैं, ये सब यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, उसकी चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ठीक। वहीं पर साथियों हम देखेंगे कि हमारे वित्त आयोग का क्या रोल है, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो क्या रोल हमें देखने को मिलता है, राइट है, बात समझ रहे हैं। वहीं पर साथियों इसके अलावा पावर के सेपरेशन के बारे में, इसके अलावा यहां पर विवाद निवारण तंत्र संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसके अलावा यहां पर कोई भी अगर वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है उसका उदय, उसका प्रयोग किस तरीके से किया गया, यहां पर भी देखने की कोशिश करेंगे। वहीं पर हम वहीं पर देखेंगे कि जो कंपैरिजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का, जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके साथ जो कंपैरिजन है उसको हम इस पर्टिकुलर जीएस 2 के सिलेबस में देखने की कोशिश करेंगे। वहीं पर साथियों अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारी राज्य विधानमंडलों के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से कार्य करते हैं, कि क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, इसको हम पढ़ेंगे। हमारा इसी के साथ साथ जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है ना, कार्यपालिका है, जो हमारी न्यायपालिका है, इसकी संरचना, इसकी संगठन, इसका कार्य किस तरीके का है, यहां पर हम देखेंगे। वहीं पर साथियों अगला हमारा फीचर्स आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, पीपल ऑफ मतलब आरपीएस को आप चाहो तो बोल दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है उसके अपॉइंटमेंट्स कैसे हैं, उनकी पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, आपको बताना चाहूंगा। इसमें जैसे कि आप सबको पता है कि जिस भी निकाय का जिक्र मेरे भारत के संविधान में हो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और जिसका जिक्र मेरे भारत के संविधान में नहीं है उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब जो गैर संवैधानिक निकाय हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। अगर किसी निकाय का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है तो उसको किसी ना किसी अधिनियम के थ्रू बनाया गया होगा, तो उनको आप क्या बोलोगे, स्टैच्यूटरीज बॉडीज। जैसे पेपर में प्रीवियस ईयर में आप लोगों के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का क्वेश्चन बन चुका है, यूपीएससी का पेपर उठाओगे तो कैग का क्वेश्चन डायरेक्टली बन गया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब क्योंकि कुछ निकाय ऐसे हैं जिनका जिक्र हमारे भारत के संविधान में मिलता है, कुछ निकाय ऐसे हैं जिनका जिक्र भारत के संविधान में नहीं मिलता, तो उनको किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। और अगर कोई भी निकाय जिसका जिक्र ना भारत के संविधान में मिले और ना इसको किसी अधिनियम के थ्रू बनाया गया हो, तो साथियों ऐसे निकाय को सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया जाता है, तो ऐसे निकाय को हम बोलते हैं नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज, ठीक है। तो ये सब आप यहां पर पढ़ेंगे, उसमें भी रेगुलेटरीज बॉडीज है, उसका क्लासिफिकेशन कभी आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे तब बताएंगे। तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा इंडियन पॉलिटी का आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर कुछ पोर्शन हमारे यहां पर अगर आप देखेंगे तो गवर्नेंस का आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें गवर्नेंस के पोर्शन को और हमारा बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं तो दो चीज में यहां पे मैं और शामिल करूंगा आप लोगों के साथ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमारा सोशल जस्टिस एंड क्या डेवलपमेंट की बात भी यहां पे हम करेंगे। तो अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, ठीक है, सरकार की नीतियां, उनके विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से विकास के लिए क्या क्या हस्तक्षेप किए गए, क्या क्या सरकार ने बेसिकली किया है ना, किस तरीके से आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकसित हुई, हमारे जो एनजीओ हैं उनका रोल क्या है, हमारे एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल क्या है, कई सारे कौन कौन से ग्रुप्स और एसोसिएशंस हैं, है ना। इसके अलावा साथियों वेलफेयर स्कीम्स हमारे वल्नरेबल सेक्शन के लिए कौन कौन सी हैं, तो सेंटर स्टेट्स कौन कौन सी जो हमारे देश के वंचित वर्ग हैं उनके लिए स्कीम्स लेकर आ रहा है, ये सब चर्चा यहां पर हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कौन कौन से इश्यूज हमारे
सोशल सेक्टर की सर्विसेज जो हैं उससे रिलेटेड है, ह्यूमन हेल्थ है, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या समस्याएं आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं, सबकी चर्चा दोस्तों यहां पर आपके साथ की जाएगी। ठीक, वहीं पर साथियों कुछ टॉपिक्स आप लोगों के यहां पर क्या क्या गरीबी और भूख से संबंधित विषय और राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका क्या निहितार्थ है उसको समझेंगे। वहीं पर फिर हमारा मेन पोर्शन आएगा दोस्तों गवर्नेंस का। गवर्नेंस की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें आप लोगों का शासन में ट्रांसपेरेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ई गवर्नेंस पर बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं, सिटीजन चार्टर्स पर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और एज इट इज अगर आपको सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं तो एज इट इज आपके पेपर में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे यहां पूछ लेते हैं रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स, है ना, कि लोकतंत्र में उभरती हुई जो प्रवृत्ति है उसके संदर्भ में सिविल सेवाओं की क्या भूमिकाएं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है। और वहीं पर दोस्तों ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन का पोर्शन है जिसमें हम इंडिया और उसकी रिलेशनशिप क्या है नेबरिंग कंट्रीज के साथ। वहीं पर हमारा बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स कौन कौन सी है ना, जो ग्रुप्स आप पढ़ते हैं, जैसे लेट्स सपोज आप सार्क पढ़ रहे हो, उस सब के बारे में चर्चा यहां पर की जाएगी। इसके अलावा भारत के हितों और अप्रवासी भारतीयों पर अगर हम विकसित तथा विकासशील देशों की नीति या राजनीति का प्रभाव देखें उसकी चर्चा की गई है। वहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की चर्चा की गई है, कुछ एजेंसीज और उनके स्ट्रक्चर, उनके मैंडेट्स और फंक्शनिंग की चर्चा की गई है। ठीक है, और वहीं पर 22 में करंट अफेयर्स और इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की यहां पर बात की गई है कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाक्रम कौन कौन से हैं। टोटल 22 टॉपिक दोस्तों आपको जीएस पेपर 2 में देखने को मिलेंगे। और अगर मैं यहां पे जनरल स्टडीज 1 की बात करता हूं दोस्तों तो टोटल आप लोगों को यहां पर 15 टॉपिक देखने को मिले, यानी कि अब तक हमारे पास अगर हम देखेंगे तो 37 टॉपिक्स हमारे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे जीएस पेपर 3 की। जीएस पेपर 3 में सबसे मेजर पोर्शन हमारी इकोनॉमी का आपको देखने को मिलेगा। सबसे मेजर पोर्शन किसका है? आपकी इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पोर्शन इसमें आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एनवायरनमेंट का थोड़ा सा पोर्शन आप देखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये आप कुछ यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। क्या है सिलेबस, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में कैसे हुई ये आपसे यहां पर कैटर किया जाता है। ये अगर आप यहां पर हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो पूरा आपका GS 3 का जो इकोनॉमी का पोर्शन है वो मैं आपके साथ कवर करूंगा और बेहतरीन तरीके से आपको इकोनॉमिक्स बेसिक टू एडवांस में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भी। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स और अचीवमेंट्स क्या रहे, नीति आयोग का रोल क्या है, नीति आयोग की भूमिका क्या है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य जो 17 लक्ष्य हैं 2030 तक जो पूरा होने, उसके संदर्भ में भारत का क्या आपका अभी टर्न देखने को मिल रहा है, उससे पहले जो आपके गोल्स थे उसमें क्या टर्न देखने को मिला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, हमारे गवर्नमेंट बजट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और हमारा वित्तीय प्रणाली भारत की किस तरीके से काम करती है, पूरी भारत की वित्तीय प्रणाली, इसमें भारत के बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, भारत में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, भारत में पूरी की पूरी जो एक प्रणाली है कैसे भारत में मॉनेटरी सिस्टम काम करता है ना, सब कुछ यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। सरकार के बजट के अवयव कौन कौन से हैं? भाई सरकार के बजट में 4 प्रमुख अवयव होते हैं। अब आप कहोगे सर 4 कैसे? एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू। तो एक्सपेंडिचर में 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं कि सरकार का भाई पूंजी व्यय कौन से हैं, सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, दूसरा है सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट कहां से मिली, सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहां से हुई, सरकार को पूंजी की प्राप्ति कहां से हुई, कैसे कर रही है सरकार, कहां का खर्चा कर रही है, तो वो सब आप यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा साथियों हमारे यहां पर मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके के जो इरिगेशन और इरिगेशन सिस्टम्स हैं भारत में वो कौन कौन से हैं, है ना। इसके बाद स्टोरेज की समस्या, मतलब जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका स्टोरेज कैसे हो, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो, उसकी मार्केटिंग कैसे हो, वो सब यहां पर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। और किसानों की मदद के लिए ई टेक्नोलॉजी, बहुत साल से लगातार कंटिन्यूस क्वेश्चन यहां से बन रहा है आप लोगों का कि हमारे किसानों की सहायता हेतु तकनीकी में क्या क्या स्कीम्स हमारी सरकार ने दी है। वहीं पर यहां पर फार्म सब्सिडीज की बात करेंगे, कृषि सब्सिडीज, यानी कि अगर आपके अकाउंट में डायरेक्टली
सब्सिडी पहुंच रही है, कैश पहुंच रहा है तो वो डायरेक्ट सब्सिडी। अगर कैश नहीं पहुंच रहा, किसी और माध्यम से आपको बीज पर, आपको इरिगेशन फैसिलिटी पर सब्सिडी दे दी गई, तो वो आपकी इनडायरेक्ट सब्सिडी। उसके बारे में यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। एमएसपी क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इसके अलावा यहां पर हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस सिस्टम है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे आपका जो राशन है ना, किस तरीके से पीडीएस के क्या फायदे हैं, इन सबको यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जो बफर स्टॉक्स हमारी सरकारें रखती हैं, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसके इश्यूज क्या क्या हैं, फूड सिक्योरिटी हम देश में कैसे सिक्योर कर रहे हैं, और कौन कौन से टेक्नोलॉजी मिशन हमारे एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर साथियों हमारे यहां पर खाद्य प्रसंस्करण और उससे संबंधित उद्योग का भारत में क्या स्कोप है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, कहां कहां पर लोकेशंस होती हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होता है, यानी कि एक रॉ मटेरियल से, कच्चे पदार्थ से लेकर फाइनल कंज्यूमर के पास तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वही आपकी क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। भारत में भूमि सुधारों से संबंधित जब देश आजाद हुआ तो क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स में काम हुए, है ना, समझ रहे हैं, तो वो सब समझेंगे। किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, क्या क्या देखने को मिला। इसके अलावा यहां पर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ा, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देखेंगे कि हमारे देश में जो औद्योगिक नीतियां हैं वो उसमें कैसे बदलाव, कैसे 1948 का प्रस्ताव आया, कैसे वर्तमान में 1991 के बाद कैसे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई हैं, सबको समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा साथियों यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर पढ़ना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि भारत ने अपने देश की अवसंरचना में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज में क्या क्या काम किए हैं, किस किस तरीके से काम किए हैं। वहीं पर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे वर्जन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, एवरीडे लाइफ में क्या क्या साइंस में इजाद हो रहे हैं, राष्ट्रीय सिक्योरिटी के मैटर में क्या है ना, इंडिया की साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसीज क्या है, इसको समझेंगे। इंडियंस के अचीवमेंट्स क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, है ना, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, उसमें कैसी अवेयरनेस हमें देखने को मिल रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हम चीजें देख रहे हैं, इसको सबको समझेंगे। वहीं पर कुछ पोर्शन आपका एनवायरनमेंट का है, जिसमें एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी, इकोसिस्टम की बात की गई है। हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को समझा जाएगा, बायोडायवर्सिटी को समझा जाएगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से क्या क्या समस्याएं हैं, क्या निजात पाएं, क्या क्या उसके एक्ट्स हैं, उसका डिग्रेडेशन कैसे हुआ, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सब कुछ यहां पर आपको इस सेक्शन में, यानी कि ये पोर्शन आपका एनवायरमेंट से डील कर रहा है। फिर हमारा आता है दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट, कि जब आपदा है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो यहां पर डिजास्टर एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी चैलेंज, डिजास्टर मिटिगेशंस, ये सब आपसे यहां पर चीजें पूछी जा रही हैं। वहीं पर साथियों हमारे साथ अगला पोर्शन आता है इंटरनल सिक्योरिटी का। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय जो सुरक्षा है, उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्जन आपका इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है। भाई टेररिज्म है, करप्शन है, इंसर्जेंसीज हैं, वो क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स क्या है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अगला है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सुरक्षा बल है हमारे, उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, किस किस प्रकार की हैं, उनके शासनाधिकार क्या क्या है। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे, सीआरपीएफ है तो भाई वो सीआरपीएफ का काम क्या है, सीआईएसएफ का काम क्या है, आईटीबीपी क्या कर रही है, किस तरीके के सिक्योरिटी फोर्सेस के मैंडेट्स हैं, कौन कहां पर किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से हमारे देश की सुरक्षा की जा रही है, ठीक। वहीं पर साथियों यहां पर एक और टॉपिक है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्याएं हैं, बागवानी में क्या क्या समस्याएं हैं, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, वानिकी और पशुपालन के मुद्दे क्या क्या हैं, ये आपका सिलेबस का जीएस 3 का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो 18 टॉपिक दोस्तों आपके यहां पर आपको जीएस 3 में देखने को मिलेंगे। जीएस 4 की अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरा एथिक्स का पेपर है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, टर्म्स और केस स्टडीज आपको देखने को मिलेंगी। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम नीति शास्त्र और ह्यूमन इंटरफेस यानी कि मानवीय अंतः की बात यहां पर हम करेंगे। इसमें कई सारे टॉपिक्स आपको एथिक्स से संबंधित देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम आपको करवाई रहे हैं। दूसरा दोस्तों यहां पर आप लोगों का एटीट्यूड की बात की गई है, अभिवृत्ति की बात की गई है ना। तीसरी बात यहां पर आपके एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज की बात की गई है कि सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, इन सब की यहां पर बात की गई है। फिर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात यहां पर ईआई की बात करेंगे, किसमें, एथिक्स के पेपर में। वहीं पर हम यहां पर देखेंगे भारत तथा विश्व के नैतिक विचार, जो विचारक हुए हैं, दार्शनिक हैं, उनका क्या योगदान रहा है।
वहीं पर लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे यहां पर। इसके साथ साथ 7 टॉपिक है यहां पर प्रॉबिटी इन गवर्नेंस या शासन व्यवस्था में ईमानदारी के बारे में पढ़ रहे होंगे, और कुछ यहां पर केस स्टडीज हम यहां पर एथिक्स के पेपर में देखेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एथिक्स में टोटल हमारे 8 टॉपिक्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये हमारे जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक का पेपर है। अब जीएस पेपर 5 और 6 का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा है क्या। पहले क्या था, जीएस पेपर 1, 2, 3 में अगर आप देखते हैं तो यूपी स्पेशल पहले उसमें ऐड था। अब क्या किया गया, वहां से हटा के अब जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में कर दिया गया है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जीएस पेपर 5 में हिस्ट्री आपकी यूपी की है, आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है, हिस्ट्री है, आर्किटेक्चर है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में यहां पर चर्चा की गई है आपकी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो गवर्नेंस के बारे में बात की गई है। कुछ टॉपिक्स आपके लैंड रिफॉर्म से संबंधित हैं और कुछ टॉपिक आपके यूपी की जो सिक्योरिटी है उससे लिंकेज करते हुए आपके टॉपिक्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, सिविल डिफेंस यूपी में कैसा है, मेडिकल और हेल्थ इश्यूज क्या क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। स्टेट एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया क्या है, करंट अफेयर्स यूपी के हो गए इसमें आप लोगों के। हमारे यहाँ कुछ मिशन, जल शक्ति मिशन हैं, सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स हैं, यूपी के एनजीओ के बारे में, टूरिज्म कैसा है यूपी में, है ना। ये सब टॉपिक्स आप लोगों के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टूरिज्म हैं, इनोवेशन किस तरीके से यूपी में किया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये टोटल आप लोगों के दोस्तों 21 टॉपिक जीएस पेपर 5 में है। इसी तरीके से जीएस पेपर 6 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें खासकर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स यूपी में किस तरीके से आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस और फिस्कल पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा, ओडीओपी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन और सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जो हमारी क्रॉप्स हैं उसका कॉमर्शलाइजेशन हुआ, कैसे प्रोडक्शन हो रहे हैं, उसकी चर्चा आपसे जनरल स्टडीज 6 के पेपर में यहां पर पूछी जाएगी। और देखो एक एक टॉपिक आपका स्पेसिफाई किया गया है। यूपी की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, एग्रो और सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, एक एक टॉपिक आप लोगों का यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्योग्राफी यूपी की क्या है, नेशनल पार्क कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा है, पावर रिसोर्स क्या है, पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, क्लाइमेट चेंज और वेदर फोरकास्टिंग इश्यूज यूपी में किस किस तरीके के हैं। तो कुल मिला के आपका अगर आप देखेंगे तो जीएस पेपर 6 में आप लोगों के अगर हम देखते हैं तो 23 टॉपिक्स आपके देखने को मिलेंगे। दोस्तों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पेपर को क्लियर करना। अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ अपना काम करके ले गए तो श्योरली यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिपल पी फॉर डेवलपमेंट यूपी में क्या है ना, एक्वाकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उसका क्या इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के विकास में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका बेसिक सिलेबस जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 6 तक। अगर मैं आप लोगों से एक मोटा खांचा आपको तैयार करवाऊं तो आप एक चीज जान पा रहे होंगे। अगर मैं आपको एक बहुत आपका काम आसान कर दूं, जीएस 1 में आपके टोटल टॉपिक हैं 15, आपने जैसे कि देखा। जीएस पेपर 1 में कितने टॉपिक हैं दोस्तों, आप लोगों के 15 टॉपिक हैं, सबको पता है। वहीं पर अगर हम जीएस पेपर 2 को देख रहे थे तो जीएस पेपर 2 में टोटल टॉपिक कितने आप लोगों के 22, तो कितने हो गए टोटल 37 टॉपिक हो गए, ठीक है। जीएस पेपर 3 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल टॉपिक है आपके 18, तो 37 और 8 आपके हो गया 45 और 10 55 टॉपिक आपके हो गए जीएस पेपर 3 तक। जीएस पेपर 4 की बात करेंगे दोस्तों तो जीएस पेपर 4 में आपके टोटल टॉपिक है हमारे 8, 55 और 8 हो गया दोस्तों आप लोगों का 63। जीएस पेपर 5 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें है 21 टॉपिक, टोटल टॉपिक हो गए आपके 84। और जीएस पेपर 6 की अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों तो ये हो गए आपके 23, 84 और 23 अगर आप देखेंगे तो 107, टोटल 160 टॉपिक है आपके जीएस के पेपर्स में। सिर्फ 107 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे तरीके से कवर करें, इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, प्री और मेंस की तैयारी अगर आप हमारे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कैसे बेस्ट आंसर राइटिंग करें, कैसे इसमें मैक्सिमम स्कोर करें, तो दोस्तों आप एक कदम दूर हैं सिर्फ अपने SDM और DSP की पोस्ट के लिए, ठीक है। एनीवे
मूव करते हैं दोस्तों, हमारा जो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बचा है दैट इज हिंदी और एस्से को भी जल्दी से देख लेते हैं। कुछ है नहीं उसमें, सामान्य हिंदी में आप लोगों का ये कुछ इस तरीके के प्रश्नोत्तर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोगों से पत्र लेखन करवा लिया। और ये बहुत जरूरी है, अभी आपको पता होगा बिहार आयोग ने एक कंप्लेंट करी थी कि उनके जो ऑफिसर्स हैं वो बेसिक हिंदी तक नहीं लिख पा रहे, तो इसलिए यहां पर आप लोगों का हिंदी का पेपर आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से एस्से का पेपर है, एस्से के पेपर में आप लोगों के याद रखना है आप लोगों को कि 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में आप लोगों के इन टॉपिक से, जैसे लिटरेचर और कल्चर से, सोशल स्फेयर्स या पॉलिटिकल स्फेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में आप लोगों के साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक स्फेयर और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड के ऐसे होंगे। और तीसरा हमारा सेक्शन सी है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की बात हम यहां पर करेंगे। नेचुरल क्लैमिटीज, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक है ना, या ड्रॉट वगैरह की यहां पर बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3 सेक्शन है, आपको हर सेक्शन से एक एक टॉपिक यहां पर पिक करना है और ऐसे लिखना है। ठीक है, आसान है, और 700 वर्ड्स में हर टॉपिक का आपको ऐसे लिखना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप सही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप यहां पर क्वालिफाई कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन को। और मैं आपको बता दूं, मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर आप सही डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं तो। ठीक है, सही डायरेक्शन से अगर आप मूव कर रहे हैं तो बिल्कुल भी भारी नहीं आप लोगों के लिए पेपर को क्वालिफाई करना। ठीक, अब आप इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप यह काम कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से यहां पर जुड़ सकते हैं, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पर आप लोगों को कई सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखने को मिलेंगी। और अगर आप हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी प्री और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें, तो आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें सबसे पहले तो। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम, टास्क जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग यहां पर जो डेमो वीडियोस हैं उसको देख लें, क्योंकि हम स्टडी IQ प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर यूपी PCS एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हैं प्री, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी करें और जो टॉपिक्स में भी मैंने आपको बताया उसकी बेहतरीन तैयारी करें, तो दोस्तों आप लोगों के लिए स्टडी IQ प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी साबित हो सकता है, याद रखें। ठीक है, और कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करें, कोई भी कोर्स आप परचेज कर रहे हो यूपी PCS का, तो याद रखें उसमें DV सर जैसी कोड आप अप्लाई करोगे, एक प्रोमो कोड आता है ना, जब डिस्काउंट आपको मिलता है ना, इसी तरीके से यहां पर भी आप DV सर कोड जैसी अप्लाई करोगे तो यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट, मतलब 7-8 हजार रुपए का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा और आपको कोर्स सबसे सस्ते दाम में देखने को मिलेगा। सिर्फ क्या करना है, DV सर कोड आपको अप्लाई करना। और इस वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करना जरूर भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी आपको वीडियो किसी चीज से रिलेटेड चाहिए, कोई चीज भी आपको जाननी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हम इस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं। और जिन बच्चों ने इसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।